चलिए। तो जैसा कि आपको सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, सॉलिड मीन्स होता है आपका ठोस एंड लिक्विड मीन्स होता है आपका द्रव। मतलब हम आपको पढ़ाएंगे आज द्रवों और ठोसों के गुण। तो एक आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में द्रव अवस्था, गैस अवस्था और ठोस अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी द्रव्यों में। वैसे तो आपका होता है द्रव्यों, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह अवस्था होती है, पहले समझेंगे आप। द्रव्य वह अवस्था होती है जो स्थान घेरती है, एक निश्चित आयतन होता है, एक निश्चित आकार होता है। वो क्या कहलाते हैं? आपके द्रव्य कहलाते हैं। अब द्रव्य के 3 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से बेटा? एक हो जाता है आपका, एक हो जाता है ठोस, एक हो जाता है गैस, एक हो जाता है आपका द्रव। अब ठोस क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं? ठोस जैसे आपका ईंट, पत्थर, लकड़ी, मेज, कुर्सी, बुक, किताब, कुछ भी मतलब ठोस के अंतर्गत होना चाहिए। और ठोस कहते किसे हैं? जो एक निश्चित आकार होता है किसी का, जैसे मेज होती है, मेज का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होगा उसका, एक निश्चित क्या घेरेगी? स्थान घेरेगी। वो क्या कहलाएंगे? आपका ठोस अवस्था उसकी कहलाती है। इसके बाद आता है द्रव। द्रव क्या होते हैं? द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता। जैसे आपके पानी है, पानी किसी गिलास में भर देंगे तो गिलास का रूप धारण कर लेगा, अगर बाटल में भर देंगे तो बाटल का रूप धारण कर लेगा, अगर किसी पॉलीथीन में भर देंगे तो पॉलीथीन का रूप धारण कर लेगा। लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, आकार अनिश्चित होता है। ठोस के कण बहुत नजदीक होते हैं, पास पास होते हैं। क्योंकि अब क्यों पास पास होते हैं? क्योंकि उनके बीच में अंतरा अणुक बल, अंतरा अणुक बल का मतलब होता है जो उसके अंदर लगने वाला बल बहुत नजदीक नजदीक होता है, इसलिए उनके कणों को आपस में बांधे रखता है, इसलिए वो जा नहीं पाते हैं। लेकिन द्रव में थोड़ा सा दूर होता है, अंतराणुक बल ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होता है, इसलिए लिक्विड आपका बहना शुरू कर देता है। ठोस कभी आपके बहते नहीं। लेकिन एक जो धातु होती है, कौन सी? शायद पता होगा आपको, पारा। पारा एक धातु होती है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। धातु है लेकिन क्या है? वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। हम उसको अपवाद के रूप में समझेंगे, अपवाद है। इसके ठोस की अपेक्षा इसके अंतर्गत जो लगने वाला अंतरण अणुक बल है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, इसलिए ये बहते हैं। और इनके बीच लगने वाला जो अंतरण बल है वो इनकी अपेक्षा कम होता है। और अंतरा आणविक दूरी एक होती है, अंतरा आणविक दूरी इसके अपेक्षा कुछ ज्यादा होती है। कभी आप द्रव को देखा होगा, अभी बाढ़ आई थी, देखा आपने पानी कहां कहां तक पहुंच गया? क्यों? क्योंकि ठोस के अपेक्षा, ठोस होता तो एक जगह रखा रहता, लेकिन द्रव था, पानी था, तो वो आपका इधर फैला देंगे तो उधर बह जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा अंतरा अणुक बल जो कम होता है वो गैस में कम होता है, सबसे कम होता है। इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। आपका जो 14 लीटर का गैस सिलेंडर होता है उसमें आपका 250 ग्राम भी गैस बन रहती है तो भी ऊपर आ जाती है। क्योंकि अगर उधर कुत्ता मरा पड़ा होता है तो वहां से जो गैस के अणु हैं वो उड़ करके हमारे पास आते हैं तो बदबू मारने लगती है, या कोई इत्र डाल के आता है तो यहाँ तक खुशबू आती है। तो ठोस द्रव की अपेक्षा गैस में लगने वाला अंतरण अणु बल बहुत कम होता है, अर्थात नगण्य होता है, ये समझिए नगण्य होता है। लेकिन जो इनकी आंतरिक
आणविक दूरी होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, बहुत दूर तक कण होती है। इसलिए ये कण बंधे नहीं रहते। क्यों नहीं बंधे रहते हैं? क्योंकि इनके बीच लगने वाला आंतरा अणु बल बहुत कम होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा लगा होता है। क्या? आंतरा अणु बल। इसलिए इनके आंतरिक आणविक दूरी बहुत कम होती है, इसकी अपेक्षा इसमें कम होता है, सबसे कम इसमें होता है। ठीक है, मतलब कि 10 की घाते -15 और 10 की घाते -15 किसे क्या कहते हैं? फर्मी कहते हैं। एक फर्मी बराबर होता है 10 की घाते -15 के। ठीक है, मतलब ये चीज समझिए आप कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमने समझा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड का मतलब ये समझा हिंदी मीडियम में कि प्रॉपर्टीज मीन्स होता है गुण, और सॉलिड मीन्स होता है आपका ठोस, और लिक्विड मीन्स होता है द्रव। तो हमने गैस वाली बात बता दी आपको कि तीनों अवस्थाएं ये होती हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपको एक हुक का नियम होता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है हुक का नियम। इसके अंतर्गत हमने पढ़ेंगे प्रत्यास्था पढ़ेंगे। हुक का नियम जो होता है, जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल समझते हैं ना? प्रतिबल, बल की परिभाषा समझते हैं? बल किसे कहते हैं? बल बराबर होता है आपका, कोई बताएगा? बल बराबर, हाँ, विस्थापन, और नहीं पढ़ा? अच्छा 9 में पढ़ा होगा। बल F बराबर होता है m × a, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है आपका। अब आपका द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। लेकिन जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है आपकी? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। हम परिभाषा बताने जा रहे हैं प्रतिबल की। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रतिबल अर्थात प्रत्यास्था, और जब तक प्रत्यास्था और प्रतिबल नहीं पता होंगे तब तक हम हुक का नियम नहीं जान पाएंगे। भाई ये आपका जो स्कूल बना होगा, कॉलेज बना होगा, तो सबसे पहले आपका गड्ढा बीम कराए गए होंगे, है ना? तो सबसे पहले ट्रैक्टर लाया गया होगा। उसी प्रकार आपको एक टॉपिक समझने के लिए पहले सबसे पहले क्या आता है वो चीज समझाया जाए, फिर वो आगे बात पढ़ाई जाए तो समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले दाब किसे कहते हैं? अर्थात प्रेशर किसे कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप भी परिभाषा सही बता रहे हैं, लेकिन जितनी आती है तो उतना तो बताया जाएगा भाई। जवाब देने से ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो जब तक आपको आएगा नहीं, जब तक हम आपकी भाषा नहीं समझेंगे कितनी गहराई तक है आप, तो कैसे समझ में आएगा? तो दाब बराबर होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात फोर्स अपॉन एरिया, F/A। वही चीज प्रतिबल बराबर होता है। प्रतिबल बराबर, इसको अंग्रेजी में स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस, STERES, स्ट्रेस। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, मैं शुरू में जब बजरंग में क्लासें चलती थी तो मैं इनकी परिभाषा बता भी चुका हूँ, और अभी जो अपनी समस्या थी मैंने बताया भी, 1 महीने से क्लास नहीं लगाई गई, तो फिर मैं क्या जानूंगी कौन बच्चा कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। तो बल की परिभाषा जस्ट अभी बताया मैंने, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब प्रतिबल की परिभाषा कैसे बताएंगे, दाब की परिभाषा कैसे बताएंगे? देखिए दोनों का डिफिनेशन बिल्कुल एक ही है, लेकिन ये कक्षा 9 में बताया गया था, ये कक्षा 11 की क्लास में है, चैप्टर नंबर 11 में ही आपका ये है। लेकिन IIT जी मेंस एडवांस में आपका कक्षा 13 की किताब भी पढ़ना पड़ेगा, कक्षा 12 की किताब भी पढ़ना पड़ेगा, कक्षा 9 की भी पढ़ना पड़ेगा, कक्षा 10 की पढ़ना, वो तो भौतिक विज्ञान है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, इसलिए सब कुछ हमें आना चाहिए। अब जब भी कोई चीज डिवाइड में होती है तो हमने परिभाषा 3 शब्द में से कोई एक शब्द लेके परिभाषा बनाना होता है। फाइल आपको पता हो ना पता हो तो मैं बता रहा हूं, या तो भी एकांक जोड़िए बेटा, या तो भी मात्रक जोड़िए, या तो भी इकाई शब्द जोड़िए। इन 3 कोई शब्दों में से कोई एक शब्द जोड़िए। देखिए परिभाषा बनाने की क्रिया कर रहा हूं मैं, ये बल है, ये क्षेत्रफल है,
एकांक क्षेत्रफल पर का मतलब होता है ऊपर। जैसे आपका बिल्ली मेज पर बैठी है तो पर का मतलब ऊपर, ऊपर आ बैठी है। फिर और जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो ऑन द टेबल लिखेंगे, है ना। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल लगा करता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं या प्रतिबल कहते हैं। देखिए परिभाषा कितनी सटीक बन रही है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। या इससे परिभाषा समझ में नहीं आई आपको तो मात्रक शब्द जोड़ दीजिए। देखिए मात्रक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं या इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए। जब परिभाषा आ जाएगी हमारी तो उसकी हम यूनिट भी निकाल लेंगे और यूनिट भी पता चल जाएगी तो डायमेंशनल भी निकाल लेंगे। क्योंकि जब तक डायमेंशनल नहीं पता होगा, क्योंकि आपका डायमेंशनल भी एक नंबर में कभी पूछ लेता है कि प्रतिबल की डायमेंशन क्या होती है, अर्थात बीमा क्या होती है, एक नंबर की बीमा पूछ लेता है। तो जब तक हमें फार्मूला नहीं पता होगा तब तक हम उसकी बीमा नहीं निकाल सकते। तो बल की बीमा क्या होती है? बल की बीमा पता करने के लिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा m ही होती है बेटा, तो m हो गया हमारा। त्वरण की बीमा मुझे नहीं पता है, मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग बराबर, वेग की बीमा नहीं पता है हमें, तो वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी की तो l होती है तो l आ गया, समय की क्या हो गई t हो गई, तो ये t हो गया तो lt की पावर -1 हो गया। ये वेग की बीमा हो गई। अब वेग की बीमा यहां रख दूंगा lt की पावर -1 और समय की t ऊपर उठ के जाएगा तो ये बन जाएगा आपका lt की पावर -2। तो ये त्वरण दी आ गई। और जब त्वरण दी आ गई तो यहाँ पर lt की पावर -2 रख दूंगा तो बल की बीमा क्या आ गई बेटा, mlt की पावर -2 बन गई। अब यहाँ पर रख दूंगा मैं mlt की पावर -2 और ये क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अर्थात लंबाई को भी मीटर से नापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से नापते हैं, अर्थात लेंथ अर्थात l, तो l स्क्वायर बन जाएगा और l से एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा m l की पावर -1 और d की पावर -2। यही आपकी प्रतिबल की बीमा हो जाती है और यही आपकी दाब की बीमा हो जाती है। बोलो समझ में आया? बहुत अच्छी तरह समझ में आया। जो ना चीज समझ में आए तो बता दीजिए। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कहूँगी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी ज़्यादा जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इंग्लिश मीडियम की किताब में नहीं पढ़ाऊंगा, आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश भी लेके आया हूँ, वही बता रहा हूँ। ये पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश है, पर आप पे हवा नहीं लगेगी तो क्या मतलब है। पेपर आपका दोनों प्रकार से बन के आता है, हिंदी मीडियम से बन के आता है, इंग्लिश मीडियम से भी बन के आता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक टॉपिक जो प्रतिबल की डिफिनेशन हो जाती है। तो हुक का नियम क्या होता है बेटा? हुक का नियम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुक का नियम, हुक का नियम जो होता है, जो प्रतिबल होती है, एक होता है विकृति। विकृति किसे कहते हैं वो भी समझिए। विकृति का मतलब समझिए क्या होता है। पहले विकृति बता दूं फिर मैं आपको हुक का नियम बता के चलता हूं। तो विकृति किसे कहते हैं? जैसे आपका लंबाई आपकी, अभी आप साइकिल से आए होंगे तो साइकिल आपकी यूं खड़ी है, आपकी मान लीजिए जब आप घर से आए तो यूं खड़ी कर दिया। आप या तो साइकिल को घुमा करके इस रास्ते में फिर ले जाएंगे ऐसे, या तो भी साइकिल को बैक करेंगे तो फिर ये लाएंगे आपकी। मतलब ये है अगर मीटर से नापा जाए तो जो चल के आप दूरी आए हुए हैं तो वो दूरी और जो आप चल के जाएंगे तो ये दूरी में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा, 100% श्योर होगा। चाहे वो आपका 0.5 ही दूरी ज्यादा हो जाने में, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि आपने गाड़ी को अभी मोड़ा या तो मोड़ करके अपने रास्ते में फिर लेके आए।
तो विकृति बराबर होता है आपका अंतिम लंबाई अपान प्रारंभिक लंबाई। मतलब डेल्टा एल अपान एल। अब कोई भी विकृत ले लीजिए, किसी भी विकृत ले लीजिए, मतलब द्रव्यमान को लेना है तो अंतिम द्रव्यमान बटे प्रारंभिक द्रव्यमान, या क्षेत्रफल लेना है तो अंतिम क्षेत्रफल अपान प्रारंभिक क्षेत्रफल, कुछ भी ले लिया जा सकता है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, टॉपिक डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड, इसके अंतर्गत डालिए हेडिंग आप प्रतिबल, इस पे डाल लीजिए हेडिंग प्रतिबल। आप वैसे किस क्लास के बच्चे हैं बेटा? अच्छा 12 में। आप बेटा बीएससी, आप बेटा इंटर, चलिए कोई बात नहीं। तो प्रतिबल की डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग आपसे। एकांक क्षेत्रफल पर नहीं, हम प्रतिबल की डिफिनेशन लिखा रहे हैं। अच्छा बल्कि लिखाना है क्या? नोट कर लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिए। नोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए बेटा डिवीजन प्रतिबल की। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल कहते हैं। ठीक बेटा? इसका जो यूनिट क्या होगी? बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसी यूनिट लिख दीजिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। परिभाषा समझ में आ जाएगी तो उसका सूत्र समझ में आ जाएगा। सूत्र समझ में आ गया तो फिर आपकी बीमा भी समझ में आ जाएगी, और मात्रक भी समझ में आ जाएगा, यूनिट भी समझ में आ गया। तो आप तो नहीं भूलेंगे, आप परिभाषा तो नहीं भूल जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब डालना है हेडिंग, मैंने बताया कि विकृति क्या होता है। हाँ उसके बाद है, हाँ अब डालना है विकृत हेडिंग। तो सबसे पहले विकृत बता दो, अभी बताया ना मैंने रोग का नियम क्या होता है कि प्रतिबल विकृत के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले एक स्टेप बाय स्टेप समझते चले ज्यादा ठीक है। तो सबसे पहले डालना है विकृत हेडिंग। हेडिंग डालना है बेटा विकृत। विकृत क्या होता है?
अभी मैंने बताया विकृति की परिभाषा फार्मूला क्या बताया, अंतिम लंबाई अपान प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये तो नॉर्मल सी सूत्र है, जैसे नॉर्मल किसी को फार्मूला बताना है तो हम ये चीज बता सकते हैं, राइट। अब लिखना है एकांक वस्तु के आकार में, एकांक वस्तु के आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को, होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को, भिन्नात्मक परिवर्तन को, भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। तथा विकृति 3 प्रकार की होती है, तथा विकृति 3 प्रकार की होती है, विकृति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 डालना है अनुदैर्घ्य विकृति, नंबर 1 डालना है अनुदैर्घ्य विकृति, नंबर 2 डालना है आयतन विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति, नंबर 1 अनुदैर्घ्य विकृति, नंबर 2 आयतन विकृति, नंबर 3 अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, नंबर 3 डालना था अपरूपण विकृति। ठीक है, अब डालना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम, हुक का नियम, हुक का नियम मोस्टली इंपॉर्टेंट है बेटा ये। सर इंटर में भी है ना सर? इंटर में नहीं है, इंटर में आपका फर्स्ट चैप्टर से शुरू होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी से, अर्थात कूलाम के नियम से, और जाकर खत्म हो जाता है लाइट में, जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, पहला चैप्टर आपका कूलाम का नियम से शुरू होता है और जाकर के लाइट में जाकर खत्म हो जाता है। इंटर में ये नहीं है, लेकिन IIT GE एडवांस में आपका ये पूरा 11 पूछा जाता है, 12 पूछा जाता है। ठीक है, जो टॉपिक निर्धारित रूप से है। ठीक है, इसमें आपका शायद टॉपिक आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा, नीट और IIT के लिए बुक्स है ये। इसमें आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, मोशन एंड प्लेन, फिर लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये पढ़ा चुका गया है आपको। और 6वां है सिस्टम एंड पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, और 7वां है ग्रेविटेशन, 8वां है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यही जो पढ़ाया जा रहा है आपका जी। हाँ, 7वां चल रहा है, और 9वां है आपका, ये 8वां चल रहा है बेटा। 9वां भी आपका लिक्विड भी है, और 10वां थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस प्रकार से आपका जो 15वां में आएगा, 15वां चैप्टर से इंटर शुरू है आपका, 15वां चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो विकृति अभी हुक का नियम मैंने बताया बेटा, जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। मतलब कैसे बताएंगे, प्रतिबल समानुपाती विकृति, मतलब जब समानुपाती में चिन्ह हटता है, ये कांस्टेंट आया करता है, और हर जगह अलग अलग कांस्टेंट आया करता है। ठीक है, अभी आपने इंटर में पढ़ा ही होगा, पहला चैप्टर अगर पढ़ा होगा आपने कूलाम का नियम, तो वहां पर सर ने बताया होगा कि जो आपका ये Q1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R हो गई, तो Q2 हो गया, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है, तो F जो होगा दोनों आवेशों के गुणनफलों के समानुपाती तथा दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। यहाँ पर एक कांस्टेंट आया करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान r स्क्वायर। इसकी एक वैल्यूएशन होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ होती है इसकी वैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पर भी अलग अलग, हर जगह अलग अलग उसका कांस्टेंट अलग अलग आया करता है। अभी ग्रेविटेशन में न्यूटन्स का लॉ पढ़ाया गया होगा, कक्षा 9 में आपका कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा, F समानुपाती m1 m2 अपान r स्क्वायर।
ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। यहाँ पर आपका कांस्टेंट आया था कैपिटल जी आया था m1 m2/r², वेयर कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 ठीक है। ये अलग अलग जगह अलग अलग कांस्टेंट आया करता है। जिसने जो खोजा है वो अपना ही कांस्टेंट रख दिया है नाम याद रखने के लिए। हालांकि हुक एक वैज्ञानिक है आपके, जो अपना नियम प्रतिपादित किया है कि जो प्रतिबल होता है वो विकृति की क्या होता है, समानुपाती होता है। जब इसका समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं प्रतिबल विकृति समानुपाती प्रतिबल, यह भी लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, समानुपाती हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर अभी तो लिखे थे आप प्रतिबल समानुपाती विकृति, लेकिन जैसे आपका प्रतिबल चेंजिंग होगा वैसे ही आपका विकृत चेंज हो जाएगा। विकृत नहीं चेंज होगा तो प्रतिबल नहीं चेंज होगा। दोनों एक दूसरे क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। हाँ कहिए। जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है विकृति, या पहले वाला लिखे रहिए प्रतिबल समानुपाती विकृति। ये तो जब हम समानुपाती से नटाएंगे अर्थात दोनों लिख दीजिए, नहीं तो आपको ये कहेंगे कि मतलब एक चीज के लिए विकृति समानुपाती प्रतिबल। और जब समानुपाती चिन्ह हटाता है तो एक कांस्टेंट आता है आपका, तो विकृति इक्वल टू कैपिटल ई आ जाएगा। ई क्या है आपका बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक। ई है हमारा प्रत्यास्थता गुणांक, अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस कहते हैं इसको हम अंग्रेजी में, लेकिन वो मॉडुलस नहीं मापांक वाला। कक्षा 11 में मैथ में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर में, और कक्षा 11 में ही आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अपना वेक्टर विश्लेषण वाले चैप्टर में। तो जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं कांस्टेंट आता है या बेटा, हाँ ये कांस्टेंट है प्रतिबल। या तो ये लिख सकते हैं, या तो आप लोग इससे कनेक्ट करेंगे तो फिर आपका प्रतिबल समानुपाती से लगेगा तो कांस्टेंट ई आएगा विकृति। और जब आप लोग यहां से ई निकालेंगे, ई है आपका प्रत्यास्थता गुणांक, हुक का कांस्टेंट, हुक कांस्टेंट, तो यहां से ई निकालेंगे बेटा तो प्रतिबल अपान विकृति बन जाएगा। देख लीजिए। तो प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा क्या समझ में आ गई हमारी, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। जहां ई है आपका प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। तो हेडिंग डालेंगे हुक का नियम, लिखेंगे हुक का नियम। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार बेटा, इस नियम हुक के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विकृति प्रतिबल के समानुपाती होती है। विकृति प्रतिबल के समानुपाती होती है। ये लिख लीजिए, इसको ये लाइन लिख लीजिए, प्रतिबल समानुपाती विकृति। और जब हम लोग कांस्टेंट हटाएंगे इक्वल में तो प्रतिबल इक्वल टू ई, जहां ई है आपका बेटा प्रत्यास्थता गुणांक, जहां ई को कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। अभी हम लोग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बहुत आगे पढ़ेंगे। प्रत्यास्थता भी कई प्रकार की होती है। ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक की। बताइए हाँ, हेडिंग डालना है प्रत्यास्थता गुणांक।
हेडिंग डालना है प्रत्यास्थता गुणांक। हेडिंग डालिएगा प्रत्यास्थता गुणांक। परिभाषा यहीं से बन रही है, देखिए, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। देख लीजिए परिभाषा बन के आ गई, तो लिख लीजिए प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। नोट लिखना है, नोट। जब नोट की बात आ जाए तो ये समझा करिए कि ये परीक्षा संबंधित है। देखिए पहले समझ लीजिए नोट के बारे में। आप ये समझिए रबड़ खींचती है और उसको छोड़ दिया जाए तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। लेकिन चांदी का तार हो या सोने का तार हो या किसी का धातु का तार हो, उसको खींचा जाए तो पहली बात वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा एक कंडीशन में जब उसको हीट किया जाएगा, लेकिन इसका छोड़ दिया जाए तो भी अपनी पुनः अवस्था में नहीं आता। मतलब ये है कि जो ज्यादा खींचता है उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, और जो कम खींचता है उसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होती है। अभी आएगा क्वेश्चन में बन के आता है कि रबड़ की अपेक्षा कोई तार क्यों नहीं खींचता है, इसका क्या कारण है, तो उसका रीजन पूरा लिखना पड़ता है। तो नोट में लिखेंगे किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता, किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक, किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक, किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होता है, किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होता है, किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होता है, वह उतना ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाता है, वह उतना ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाता है। अब डालना है बेटा हेडिंग आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक। हेडिंग डालना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। हेडिंग डालना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। वैसे हम यंग की स्पेलिंग अगर बात करें तो होता है आपका YOUNG, यंग मीन्स होता है वैसे जवान, लेकिन यहाँ पर हम लोग यंग प्रत्यास्थता का मतलब होता है कठोर। वैसे जैसे कहा जाए कि ओल्ड मीन्स होता है वैसे बुढ़ा, लेकिन ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है। कहते हैं बहुत ओल्ड पेड़ है, उसको बूढ़ा पेड़ थोड़ी कहेंगे, उसको पुराना पेड़ कहेंगे। जहां पर जैसे देखा जाएगा उसी को उसकी कार्डिंग मीनिंग आ जाती है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जैसे कि अभी प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा क्या मैंने बताई बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक की डिफिनेशन बताइए पहले। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसको ई से व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग परिभाषा बता रहे हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, तो वैसे हम वाई से डिनोट करेंगे उसको, क्योंकि अब YOUNG उसकी स्पेलिंग होती है, इसलिए उसको वाई से कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए बन जाएगा बल, वैसे भी बताया था मैंने यंग के लिए ई बताया था, प्रतिबल बटे विकृति बताई थी। जस्ट यही चलेगा बल और बटे विकृति। लेकिन विकृति के लिए
कहीं ना कहीं यंग प्रत्यास्था गुणांक है, तो वो एरिया पर निर्भर करेगा। एरिया प्रतिबल किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल की डिफिनेशन क्या होती है? अभी जस्ट बताया मैंने, बल बटे क्षेत्रफल। और प्रतिबल आपका निर्भर करता है, डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर, तो इसकी डिफिनेशन भी बल बटे क्षेत्रफल पर आएगी। थोड़ा सा अंतर आएगा, तो लिखेंगे आप लोग पहले इसकी डिफिनेशन। लघु विकृति, लघु मीन्स होता है छोटा, लघु विकृति के लिए, लघु विकृति के लिए, लघु विकृति के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लघु विकृति के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का, उस वस्तु के पदार्थ का, उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। हाँ बोलो ना, कहां समझ सकते हैं? वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल Y से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल Y से नोट करते हैं। ठीक है? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा क्या होती है? प्रतिबल बटे विकृति। लेकिन इसकी परिभाषा क्या मैंने बताई? लघु विकृति, लघु मीन्स होता है छोटा, लघु विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल के अनुपात को क्या कहते हैं? मतलब आपका जस्ट अभी परिभाषा बताई गई है, लघु प्रतिबल, लघु विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल के अनुपात क्या कहते हैं? मतलब इसके आगे चलेंगे तो लघु प्रतिबल और लघु विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसका फार्मूला समझेंगे, जस्ट समझिए इस बात को। कोई ये पिंड है, ये खूंटी से लटक रहा है, तो इसका जो भार होगा बेटा mg नीचे की ओर काम करेगा, इसका नीचे की ओर काम करेगा। लेकिन हम कोशिश चाहे जितना करें, धागे को अगर बांध कर लटका दिया जाए, अगर इसको करें कि हम ऊपर को उतना ही टेंशन उत्पन्न कर दे, जितना खिंचाव ये नीचे की ओर काम कर रहा है उतना ही ऊपर की ओर खिंचाव काम कर दे, लेकिन नहीं हो सकता है। ये नीचे की ओर ही स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है, तो नीचे की ओर ही लटके गए, क्योंकि भार mg नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, इसलिए। तो ये फार्मूला लिख लीजिए, लघु प्रतिबल बटे लघु विकृति, लघु विकृति बटे लघु प्रतिबल। तो बल को हम लोग mg से नोट कर लेंगे और लघु विकृति को हम लोग पाई आर स्क्वायर से नोट कर लेंगे। तो y बराबर mg अपान पाई आर स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हाँ, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है, क्योंकि अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिखा है ना मैंने अभी परिभाषा में, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे लघु प्रतिबल विकृति के अनुपात को। तो बल को हम लोग mg से और क्षेत्रफल को हम लोग पाई आर स्क्वायर से, और अनुदैर्ध्य विकृति के लिए परिभाषा बताई है, अंतिम लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई विकृति की परिभाषा बताई थी, अर्थात ये हो जाएगा अंतिम लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई
प्रारंभिक लंबाई, अंतिम लंबाई को हमने डेल्टा एल से मान लिया और इसको एल से मान लिया। अब परिभाषा हमारे पास है y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत। अनुदैर्ध्य प्रतिबल की क्या निकला है फार्मूला mg/πr²। यहाँ पर रख देंगे बेटा mg/πr² और अनुदैर्ध्य विकृत के लिए निकला है आपका डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल। फर्स्ट का फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड का थर्ड साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा बेटा mgl/πr² डेल्टा एल। ऐसे लिखा जा सकता है तो y mgl/πr² डेल्टा एल। इसको क्लोज कर लीजिए, जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे संबंधित आपका निवेदन पूछा जाता है, चाहे प्रतिबल आ जाए चाहे आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल आ जाए, सबकी यूनिट होती है वही जो पता है पीछे, और सबकी सीमा ml की पावर -1 t की पावर -2। अब भी डालेंगे यहाँ सरकार ने कहा बल के बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हेडिंग डालना है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। इस तरह से आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, और बड़ा बड़ा पढ़ाया जाएगा तो समझ में नहीं आ जाएगा। आयतन प्रत्यास्था गुणांक हेडिंग डालना है बेटा आयतन प्रत्यास्था तीन प्रकार का मैंने पहले बताया था, उसमें लिखा दिया था क्या था। यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्था। तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है बेटा? अभी जस्ट मैंने बताया कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को हम लोग कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। इसमें जस्ट आपका इसी में चलेगा, आयतन से संबंधित चलेगा। तो लिखेंगे थोड़ा सा, लघु विकृत के लिए अभिलंब प्रतिबल लघु विकृत के लिए अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृत के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। उस वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं।
इसे कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। कैपिटल बी, बॉल वाला बी, इसे कैपिटल बी से करते हैं। तो बी बराबर, ध्यान दे लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। बी बराबर अभिलंब प्रतिबल, अभी उसी में लिखा दिया है, अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृत, आयतन विकृत। अभिलंब प्रतिबल का फार्मूला अभी बताया है, प्रतिबल को P से या दाब को P से नोट करते हैं तो P से, और आयतन विकृत क्या बन जाएगी बेटा, मैंने बताया है आयतन के लिए अंतिम आयतन बटे प्रारंभिक आयतन, या लंबाई में अगर परिवर्तन हो तो अंतिम लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई। तो इसलिए इसको हो जाएगा डेल्टा V अपान V। तो ये वाला भी ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका PV अपान डेल्टा V। अब कोई भी वस्तु होती है तो अपने परिवर्तन का विरोध करना चाहती है, कोई भी वस्तु होती है तो अपने परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे आप या हम, कोई भी हो, एनी पर्सन, हम चाह करके भी कुछ चाहें कि ये काम कर ले, लेकिन विरोध जरूर होगा। जैसे कोई झूला है, झूला को हम लोग ऐसे झूला रहे हैं, लेकिन जब तक झूलेगा जब तक इसमें फोर्स लगता रहेगा, जब वो फोर्स खत्म हो जाएगा तो अपनी पुनः विराम अवस्था में वो फिर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर निगेटिव चिन्ह आ जाएगा। निगेटिव का मतलब है कि ये अपने स्थिति के परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ये V ऊपर चला गया तो PV, ये बीच वाला माइनस का डिवाइड करेंगे प्लस से, तो बीच में माइनस लगा देंगे तो V बराबर हो जाएगा PV माइनस अपान डेल्टा V। ये आपको नोट कर लेना है। हाँ, V से V का ये डेल्टा V है बेटा, ये V है, ये परिवर्तन है, और ये आपका प्रारंभिक, प्रारंभिक में कुछ भी हो सकता है, और ये परिवर्तन है। तो नोट कर लीजिए, इसको कठिन कर दीजिएगा। इसी B में वही होगी आपकी ml की पावर -1 t की पावर -2। अब कल के लिए डाल दीजिए संपीड़ितता, संपीड़ितता कल के लिए डाल देना है संपीड़ितता। और कल हम टाइम से मिलेंगे आपको 3:30 बजे ही। कोशिश ये करिएगा कि ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझिएगा। इसको क्लोज कर दीजिए।